हेलो फ्रेंड्स। सो वी विल स्टार्ट नाउ इकोनॉमी पार्ट जो हमारी अक्टूबर नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स है विजन आईएएस की। तो उसका इकोनॉमी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ स्टेट फाइनेंसेस। तो स्टेट फाइनेंसेस ये मैंने बहुत बार आपको न्यूज़ में कवर भी किया है सारी चीज़ें कि स्टेट का क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैं आपको ब्रीफ में बना रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको एलाबरेट नहीं करूँगी। तो इसलिए ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। तो आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है दैट इज़ स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021 टू 22 विद थीम क्या है उसका, कॉपिंग विद द पैंडमिक। जो पैंडमिक चल रहा है उसको कैसे कॉपी कर रहे हैं, अ थर्ड टायर डायमेंशन। ओके, सो ये जो है स्टेट फाइनेंसेस की आरबीआई ने रिलीज़ की है। तो मोर अबाउट न्यूज़ में अगर बात करें, ये एनुअल पब्लिकेशन है जो आरबीआई रिलीज़ करती है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंसेस होते हैं उनको असेसमेंट करती है उनका, कि स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से फाइनेंसेस कहाँ पे यूज़ किए हैं, कितना यूज़ किया है, कितना नहीं यूज़ किया। तो सारी चीज़ें एनालाइज और ट्रेंडी तरीके से बताती है। अब अगर हम पहले की हाइलाइट्स हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट बजट में क्या क्या आता है। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का बजट होता है। तो स्ट्रक्चर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट का वो पूरी तरह मतलब क्वाइट सिमिलर यूनियन गवर्नमेंट की तरह होता है। फॉर द स्टेट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने बताया है कि कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं है, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर आप निकाल नहीं सकते जब तक आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कोई भी एक्सपेंडिचर आप निकाल नहीं सकते जब तक कोई अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि हमारा जो बजट है, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, बजट में बोला है कि कोई भी अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, स्टेट से पैसे निकालने हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना जरूरी है। बिना अप्रोप्रिएशन एक्ट के आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये बोला गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखी जाती है। ठीक है, तो जितना भी एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स होता है और एक्सपेंडिचर होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर का स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखी जाती है। तो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो स्टेट में दो बजट होते हैं, जैसे कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो कैपिटल बजट में अगर बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं और कैपिटल डिसबर्समेंट होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स जो कैपिटल तरीके से मतलब जो लॉन्ग टर्म तरीका होता है, लॉन्ग टर्म में जो भी हम पैसा गेन करते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैसे आती है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट जो पीएसयूज का होता है उससे जो आता है पैसा, और न्यू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बोरो करती है लॉन्ग टर्म प्रोसेस में। कैपिटल डिस्पर्समेंट का मतलब होता है जो हम देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांटेज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एडवांसेस और लोन्स लिए होंगे उनको रीपेमेंट करना। फिर रेवेन्यू अकाउंट की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर हम वो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हो गया हम जो टैक्स देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, जो भी ग्रांट्स देते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज देते हैं, वो सब। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करी है, दैट इज ग्रांट जो यूनियन गवर्नमेंट से रिसीव करी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। तो दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये होता है हमारा बजट। ठीक है, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट सेम एज यूनियन गवर्नमेंट का जो भी बजट होता है वो। अब की हाइलाइट्स अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो फ्रॉम 2021 टू 2022 की अगर बात करें तो स्टेट का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो वो 3.7% है। पहले कितना था, 4.7% था। अभी कितना हो गया है, 3.7% हुआ है। कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो है स्टेट का वो 31% है एट 2021 मार्च की अगर बात करें। और ये क्या है, हायर है टारगेट से, जो कि 20% हमको अचीव करना है बाय 2022 टू 23। अब अगर रेशियो बताएं इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, वो भी इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट एरोजन ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। मार्केट बोरोइंग द लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है पूरे आउटस्टैंडिंग डेट का, क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता होगा अगर आपने बजट पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, तो उसमें मार्केट बोरोइंग हम सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो कहाँ से बोरो करती है, दैट इज मार्केट बोरोइंग से। तो वो जो है अभी रीच कर गया है 63% एट द एंड, मतलब रीच कर जाएगा एट एंड मार्च 2022 तक। शेयर्स जो है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड और लोन जो हम बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, पब्लिक अकाउंट से लेते हैं, ये वो स्टेट का अभी डिक्लाइंड हुआ है। विद द थर्ड टायर गवर्नमेंट इन इंडिया प्लेइंग अ फ्रंट लाइन रोल इन कॉम्बेटिंग पेंडेमिक बाय इम्प्लीमेंटिंग कंटामिनेंट स्ट्रेटजीज, हेल्थ केयर, क्वारंटाइनिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, उनका फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा गया है, जिसके कारण उनके पास भी फाइनेंसेस का लैकिंग है।
वो ये एस्टिमेट किया जाता है कि लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो 15 से 25% तक उनका रेवेन्यू लूज़ कर दिए हैं ड्यू टू पेंडेमिक इन 2021. ओके, सो दीज आर द टारगेट, नॉट नेसेसरली टू लर्न इट, बट इतना है कि आपको पता होना चाहिए आपको मेंस आंसर में अगर वो करना है, बट मैंने ऊपर ऊपर का बता दिया है. नाउ लेट्स कम टू व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले कैपिटल स्पेंडिंग अगर हम बात करें तो 2/3 जो है इंडिया का पब्लिक जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है. द हाईएस्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग ग्लोबली. ठीक है, तो हाईएस्ट स्पेंडिंग है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्वियसली स्टेट जो है 5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करता है एज़ कंपेरिजन टू सेंटर, बिकॉज क्योंकि क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही मतलब जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल्ड होती है. दैट्स वाई वो करते हैं. इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी. स्टेट जो है उनका ग्रेटर रोल है कि वो इंडिया का जीडीपी कैसे डिटरमाइन करेंगे अपनी स्पेंडिंग करके, अपना एक्सपेंडिचर बता के. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेट देखता है कि इफ स्टेट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज रेवेन्यू, राइजिंग माउंटेन ऑफ डेट कुड स्टार्ट अ विशियस साइकिल, जहाँ पे स्टेट्स जो है बार बार लोन लेते हैं और उसमें एंड होते जाते हैं, कुछ चीज़ें जनरेट नहीं कर पाते. तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी वो करते हैं. तो इसलिए हमको स्टेट फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स कम टू की ट्रेंड्स इन स्टेट फाइनेंसेस. अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है. स्टेट का फिस्कल डेफिसिट अभी 2.9% है जीडीपी का. ठीक है, अब और पहले 2.9% था जीडीपी का 2019 से 20 में, अभी कितना हो गया है 4.1% हो गया है. राइजिंग पब्लिक डेट, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ 2021-22 अगर बात करें तो पब्लिक डेट जो है वो इंक्रीज होके हमारा कितना हुआ है 25.1% ऑफ जीडीपी. पहले कितना था 17.2% था जीडीपी का. ओन टैक्स रेवेन्यू जो है ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. ठीक है, जो स्टेट का खुद का टैक्स आता है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट को जनरेट करता है. दैट इज़ 45% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स. लो प्रॉपर्टी टैक्स लेवल जो है इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली अभी लोअर है एज कंपेरिजन टू सम डेवलप्ड कंट्रीज. टर्न अराउंड ऑफ डिस्कम्स टू रिमेन अ प्रायोरिटी फॉर कंटेनिंग रिस्क टू स्टेट फाइनेंसेस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. अगर बात करें स्टेट डोट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो स्टेट फाइनेंसेस के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेन है. ठीक है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेन है एज दे कंटिन्यू टू मेक लूसेस, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना ज़्यादा डिस्कम्स जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पेमेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसके कारण जो है हमारा स्टेट जो है वो भी लूज़ कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ द सब डेटा जो कि स्टेट फाइनेंसेस के बारे में दिया गया है. ठीक है, अब आते हैं इश्यूज़ जो है स्टेट फाइनेंसेस के साथ क्या क्या है. तो डिक्लाइन इन टैक्स डिवोल्यूशन, ऑब्वियसली जो भी सेंटर, अब टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब होता है जो सेंटर को पैसे मिलते हैं, सेंटर जो है वो टैक्स जो है वो स्टेट तक पहुंचाए. तो टोटल सेंट्रल ट्रांसफ़र जो होता है स्टेट का वो 3-4 पार्ट में क्लासीफाइड है. पहला है स्टेट का शेयर जो सेंट्रल टैक्सेस से होता है उससे आता है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ग्रांट जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है वो स्टेट को जाता है, और अदर ग्रांट्स जो सेंटर देती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू. तो वो क्या हो रहा है उस टैक्स में डिक्लाइन हो रहा है जिसके कारण हमारे जो स्टेट हैं उनके पास रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. तो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 41% शेयर जो है स्टेट को डिविजिबल पूल के थ्रू जाएगा सेंटर से. हाउएवर ड्यू टू डिक्लाइनिंग साइज ऑफ डिविजिबल पूल एज शेयर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, द शेयर ऑफ जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो डिक्लाइन हो रहा है हमारे स्टेट की तरफ. फिर आते हैं ग्रोइंग सेसेस एंड सर चार्जेस रिड्यूस टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट. वाइल सेस और सर चार्जेस जो है रेवेन्यू जो है वो हम 10 to 15% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है. इसका शेयर जो है इंक्रीज होकर 24% इन 2020-21 में हुआ है. बट डिवोल्यूशन जो है स्टेट की तरफ मतलब जो भी सेंटर देती है वो डिक्रीज हुआ है लास्ट 2 years में. ठीक है, रिडक्शन इन शेयर ऑफ अनटाइड फंड्स इन सेंट्रल ट्रांसफर्स टू स्टेट एज पर 15 फाइनेंस कमीशन. अगर बात करें तो अनटाइड फंड्स क्या क्या होते हैं, जो टैक्स डिवोल्यूशन जो भी हम टैक्स डिवोल्यूट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो होते हैं सेंट्रल ट्रांसफर के, वो एस्टिमेटेड कितना है 29.5% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग 2021-26. ये जो है नोटेबली लेस है देन द सेम ड्यूरिंग 2015-20. ओवर ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू एस्टिमेट्स, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च अगर बात करें 9 of 13th स्टेट ने बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट किया है इन 2020-21 एज कंपेरिजन टू बजटेड अमाउंट्स. अदर इशूज़ जो है ऑब्वियसली लोन वेवर, पॉपुलिस्टिक प्रोग्राम्स जो होते हैं जैसे कि फार्मर्स को हम लोन वेवर दे रहे हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, उनके पास रेवेन्यू लॉस कम हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहे हैं क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो पा रही उतनी. जो पावर डेट
उदय हमारी मतलब डिस्कम्स कंपनी है वो भी हमारा रिड्यूस हो रही है। फिर कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन के लिक्वर पे बैन हुआ, जो शार्प फॉल इन मोबिलिटी, ये सब के कारण भी, ठीक है। फिर रेवेन्यू ऑटोनॉमी जो थी स्टेट की वो श्रिंक हो गई, और लो टैक्स बायोंसी, तो ये सब के कारण जो हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहे हैं, इशूज़ विद स्टेट फाइनेंसेस। स्टेप्स टेकन बाय सेंटर टू सपोर्ट द स्टेट्स, अभी क्या स्टेप्स लिए हैं, तो रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है एडिशनल बोरो कर रहे हैं। पहले 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बोरो कर सकते थे, अब 5% बोरो कर सकते हैं, ठीक है। 2% इंक्रीज़ किया है, ऑन एन इंक्रीज 1% जो है वो परमिटेड हो रहा है कि आपको कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे 4 सेक्टर्स में। जैसे कि पहला है वन नेशन वन राशन कार्ड, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडीज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर बात करें तो स्टेट को परमिशन भी दी है कि फॉर रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग 0.42% ऑफ एग्रीगेट GSDP। फिर स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, PT 365 का जो अपडेटेड मटेरियल आया था उसमें मैंने पढ़ाई है कि अंडर द स्कीम स्टेट जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स बोरो कर सकते हैं अप टू द 15,000 करोड़ फॉर 2021-22, और ये रीपे होगा। रीपे कब करेंगे? आफ्टर 50 ईयर्स में रीपे कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप जाके PT 365 वाला जो पार्ट है उसमें मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ब्रॉड में पढ़ा है, तो उसको जाके पढ़िएगा। ओके, अब रोड अहेड अगर बात करें तो ओवरऑल ऑफ क्या हम कर सकते, तो ओवरऑल ऑफ फिजिकल मतलब FRBM जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करें। तो 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि FRBM जो एक्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करें, ठीक है, और डेथ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए लाइबिलिटीज़ को रिपोर्ट करें, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ लाइबिलिटीज़। तो स्टेट जो है अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन है उनको अमेंड करें, और उसमें कंसिस्टेंसी लाए कि आप सेंट्रल लेजिस्लेशन के साथ वो कोऑपरेट कर सकें, इन पर्टिकुलर विद डेफिनेशन ऑफ डेप्ट। फिजिकल पॉलिसी शुड एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग टूल, तो फिजिकल पॉलिसी शुड बी री इंजीनियर सो दैट फिजिकल स्पेंडिंग आपको पता चले कितना हो रहा है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल आपको बनाने की ज़रूरत है। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने बोला है कि फिजिकल काउंसिल आपको स्टेब्लिश करना चाहिए जो कि जिसके पास दोनों की पावर हो, सेंटर स्टेट की। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर शुड बी प्रायोरिटाइज, ठीक है, जो भी हमको प्रोडक्टिविटी जिसमें ज़्यादा मिल रही है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और 3 टायर गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि लोकल अथॉरिटी जो है उनके पास भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रह पाए, उनके पास भी फाइनेंसेस रह पाए, ताकि वो लोगों तक पहुँचा पाए। ओके, सो दिस इज द स्टेट का जो भी रेवेन्यू पार्ट है, स्टेट फाइनेंसेस। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये नेशनल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिलीज करते हैं, जो कि मैं आपको पिछली बार जो नवंबर मंथ की आई थिंक है, अक्टूबर मंथ की, उसमें मैंने पढ़ाया है, तो इसको भी मैं ब्रीफ में ले जाती हूँ। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? नीति आयोग रिलीज करते हैं, याद कर लीजिए, नीति आयोग। नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग in collaboration with United Nations Development Program and Oxford Poverty and Human Development Initiative। ओके, सो पहले हम पढ़ लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है पहली बार डेवलप किया गया था 2010 में, UNDP ने और OPHI ने डेवलप किया था। फिर MPI जो है ये एक पॉवर्टी एस्टिमेट, पॉवर्टी जितना है हमारे कंट्री में या हमारे ग्लोब में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसको मेजर करती है, यूज्ड इन UNDP's फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये 3 मैक्रो डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी पे बेस्ड है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, और जिसमें 10 इंडिकेटर्स आते हैं इनके अंदर। और ये डेप्रीवेशन, एक्यूट डेप्रीवेशन, ये सब को मेजर करते हैं। MPI ये भी हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से मोस्ट वनरेबल पीपल है, जो भी पुअर के भी अंदर जो पुअरेस्ट होते हैं वो, और उनके पॉवर्टी पैटर्न को रिवील करते हैं। इंडिया का जो रैंक है अभी वो 62 है आउट ऑफ 109 नेशंस, विद 27.9% पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो याद कर लीजिए रैंक कितना है, 62 है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द, हाँ,
MPI बेनिफिट और लिमिटेशंस क्या है उसके बाद हम वो पढ़ते हैं। तो MPI के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन विस अदर मेजर्स यूजिंग मल्टीपर्पज हाउस होल्ड सर्वे फॉर डेटा ऑन डिफरेंट डायमेंशन। MPI ऑफर्स बेनिफिट लाइक बेटर कंपैरिजन, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिफरेंट रीजन्स में वो करता है, एथनिक ग्रुप्स में डिफरेंट जो पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स हैं उनमें मेजर करता है। कॉम्प्लीमेंट टू इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स, ऑब्वियसली इनकम बेस्ड पॉवर्टी डेटा जो है वो कम फ्रॉम डिफरेंट सर्वे और वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं चीज़ों में। फिर लिमिटेशन है लेस सेंसिटिव ऑन हाउस होल्ड नीड्स, ऑब्वियसली क्या क्या उनको ज़रूरत है। अनेबल टू कैप्चर इन इक्वालिटी अमंग द पुअर, जितने पुअर हैं उनके बीच में इन इक्वालिटी नहीं बताते। अनेबल टू कैप्चर इंट्रा हाउस होल्ड इन इक्वालिटीज, कितने मतलब दो हाउस होल्ड के बीच में कितनी इन इक्वालिटी है। लिमिट क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल डेटा ऑन ऑल इंडिकेटर्स। ओके, सो ये बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस है। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज एफर्ट्स टू मेजर पॉवर्टी। तो आपने पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है इकोनॉमी वाले पार्ट में, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी कमिटीज़ आई थी, डांडेडकर कमेटी हो गई, अलग कमेटी हो गई, ठीक है, तो वो सब कमेटी आई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो सबसे पहले पॉवर्टी को डिफाइन किया है। पॉवर्टी जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसको पूरी तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता, और ये लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है कि ये एब्सोल्यूट होता है या फिर रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें उनको नहीं मिल रही, बेसिक नीड नहीं मिल रही है, वो एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब ये बोलते हैं कि जो भी मतलब फॉर एग्जाम्पल बेसिक नीड्स है वही लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। और रिलेटिव मतलब बोलते हैं एज कंपेरिजन टू अदर पर्सन, आप कितने पुअर हो, तो वो रिलेटिव होता है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या रिलेटिव पॉवर्टी है। बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथोडोलॉजीज ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, एफर्ट्स लिए गए बहुत सारे कमिटीज़ के द्वारा जिन्होंने पॉवर्टी डिफाइन करने की सोची फ्रॉम प्री इंडिया टाइम्स। तो प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी 1901 में आए थे। उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और नेशनल प्लानिंग कमेटी उन्होंने 1938 में बनाई, और बॉम्बे प्लान ऑथर्ड किया 1944 में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप आई 1962 में। उन्होंने एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन बनाई रूरल और अर्बन इंडिया के लिए। फिर डांडेकर एंड रथ कमेटी आई 1971 में। उन्होंने पॉवर्टी डिफाइन की बेस्ड ऑन कैलोरी इंटेक, कि कितना कैलोरीज ले रहे हैं उसके हिसाब से आप पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करिए। फिर अलग कमेटी आई 1979 में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना न्यूट्रिशन ज़रूरी है। और उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था रूरल और अर्बन एरियाज़ का अलग अलग किया, कि उनका जो है कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज़ वालों का है और कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही अर्बन एरियाज़ का। फिर लखड़वाला कमेटी आई 1993 में। उन्होंने कंटिन्यू किया कि पॉवर्टी लाइन जो है कैलोरी कंजम्पशन में भी आप बेस्ड करिए, और आप स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस जो है जैसे कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और CPI एग्रीकल्चर वर्कर, जो एग्रीकल्चर लेबर के लिए रूरल एरियाज़ के लिए करिए और अर्बन एरियाज़ के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए करिए। फिर तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में। उन्होंने यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट इंट्रोड्यूस किया दोनों के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए, और उन्होंने शिफ्ट किया कैलोरी कंजम्पशन बास्केट से। और उन्होंने इंक्लूड क्या किया कि प्राइवेट हेल्थ भी इंक्लूड किया, एजुकेशन भी इंक्लूड किया, और यूज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड फॉर एस्टिमेट्स। फिर रंगराजन कमेटी आई 2014 में। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि सेपरेट ऑल इंडिया रूरल और अर्बन पॉवर्टी बास्केट बनाइए, जिनका फूड आइटम्स इंश्योरिंग कितना कैलोरीज लेते हैं, कितना प्रोटीन लेते हैं, कितना फैट लेते हैं, इनटेक उनका पर डे है पर कैपिटा। इट इंक्लूडेड नॉन फूड आइटम्स, उन्होंने नॉन फूड आइटम्स भी इंक्लूड किए, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी, एंड मॉडिफाइड मिक्स्ड प्रेफरेंस पीरियड जो है उसको यूज़ करके, एंड अ गेव पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। ओके, तो ये कुछ पॉवर्टी है, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है आप जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। तो ये किसका पार्ट है जो हमारा नीति आयोग रिलीज़ करते हैं? ये हमारा ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव का पार्ट है। लेटेस्ट इंडेक्स जो है वो बेस्ड है MPI जो UNDP हमारी निकालती है, ठीक है। 2 एडिशनल इंडिकेटर इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो इंडिया की है, उसमें 2 एडिशनल इंडिकेटर्स इंक्लूड किए गए हैं। एंटीनेटल केयर, बैंक अकाउंट अंडर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हेल्थ के अंदर एंटीनेटल केयर इंट्रोड्यूस किया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हमारा
बैंक अकाउंट। ओके, सो बेस लाइन रिपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल एमपीआई मेजर जो है वो बेस्ड है रेफरेंस, कौन से रेफरेंस पीरियड पे, 2015 से 16 रेफरेंस पीरियड पे बेस्ड है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड है। ओके, सो ये याद कर लीजिए, हमारा जो है 2015-16 पे बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और इसमें दो जो पॉइंट है वो अलग से इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज एंटीनेटल केयर एंड बैंक अकाउंट अंडर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, सो अब नीति आयोग ने जो निकाला है तो एमपीआई क्राइटेरिया के बताए तो 10 क्राइटेरिया है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। सबसे पहले हेल्थ के अंदर देखते हैं तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोरालिटी एंड एंटीनेटल केयर, तो दिस इज द थर्ड जो कि इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। फिर एजुकेशन के अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर 7 हो गए हैं, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो एंटीनेटल केयर जो है हेल्थ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर बैंक अकाउंट। ओके, तो पहले क्या थे, 10 इंडिकेटर थे, अब जो हमारा नीति आयोग का इंडिकेटर है उसमें कितने हैं, ठीक है, तो हमारा पहले 10 तो अब 12 इंडिकेटर्स हो गए हैं जो नीति आयोग हमारी रिलीज करती है उसके अंदर। अब की फाइंडिंग्स क्या है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, तो विथ एस्टिमेट ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो, एंड हेड काउंट रेशियो वो होता है कि कितने नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड है अपॉन नहीं कितने टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ओके, एंड इंडेंसिटी ऑफ इंडिया, तो स्टेट एंड यूटीज एज वेल एज ऑल द डिस्ट्रिक्ट। द मेजर फाइंडिंग क्या है, नेशनल एमपीआई की अगर बात करें तो 0.118 रूरल एमपीआई है और 0.155 जो है अर्बन एमपीआई है एट 0.04। हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट्स जो है हमारे और यूटीज़ की अगर बात करें तो बिहार जो है हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, फिर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश। लोवेस्ट पॉवर्टी स्टेट और यूटीज़ जो है जहाँ पे सबसे कम पॉवर्टी है दैट इज़ केरला, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। हाउस होल्ड लेवल डिप्रीवेशन ऑन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स अगर बात करें तो हाउस होल्ड डिप्राइव्ड ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन लेवल्स 37.6% है। हाउस होल्ड डिप्राइव्ड ऑफ 6 years ऑफ स्कूलिंग अगर बात करें तो 13.9% है। और हाउस होल्ड विद अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी दैट इज 52%। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एनेबल द एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस अमंग द स्टेट, एविडेंस लेड पॉलिसी पे हमको हेल्प करते हैं, रिड्यूस करने पे पॉवर्टी हेल्प करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड किया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेंगे और लोकल ऑफिशियल्स को हेल्प करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हैंडल करने में। इंडियाज़ की कैपेबिलिटी जो है रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है उसमें हेल्प करेंगे, और सर्व एज अ पब्लिक पॉलिसी टूल। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनल एमपीआई। अब क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं रिड्यूस करने के लिए इंडिया में पॉवर्टी को, तो सबसे पहले हाउसिंग मेजर्स की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना, फिर उज्ज्वला योजना, जन धन योजना। हेल्थ मेजर्स के लिए आयुष्मान भारत, ठीक है। फिर एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, समग्र शिक्षा अभियान। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये सब चीज़ें जो है ली गई है। अब चैलेंजेस क्या है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, तो सबसे पहले फंड का लिमिटेशन, ठीक है। क्या होता है, ड्यू टू लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स जो है जितना हमको कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसकी गवर्नमेंट जो एबिलिटी है कि वो जो भी फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो लो है, मतलब उतना ज़्यादा स्कीम्स के लिए नहीं हो पा रहा है कि लोगों तक की पॉवर्टी मिटाई जा सके। स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर बात करें तो जॉब क्रिएशन और ग्रोथ जो है वो भी एक हमारा कंसर्न है। पुअर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हमारे पास स्किल्स अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों को, इसके कारण पॉवर्टी भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेस, क्योंकि हाई एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हो रहे हैं और अदर रीज़न के कारण हमको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ऑब्वियसली ये पूरी तरह हमारी इकोनॉमी को ठप कर चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि लॉकडाउन के कारण। एंड गैप्स इन स्कीम्स लाइक पीडीएस हो गया, जन धन योजना हो गया, ये यूनिवर्सल नहीं है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है करप्शन की, तो इसके कारण भी जो है हमारे पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमको इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी
तभी कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट की फंडिंग वगैरह, स्टेट को फंडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट करते हैं, तो दैट वाई वो जितने भी पॉपुलेशन है हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है वो जा पाए। एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ा के, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करो, FDI आएगी तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अदर स्टेप्स की बात करें तो जो भी कैपेसिटी डेवलपमेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उनकी डेवलपमेंट करो, गैप्स रिमूव करो जो भी स्कीम्स में हो रही है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं सारे सिटीजन्स को, हमारे पुअर जो है हमारे वो कम होते जाएंगे, तो हमारी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। एंड नाउ लेट्स कम टू कैश इकोनॉमी। ओके, सो कैश इकोनॉमी तो आपको पता होगा अभी क्या हुआ है, कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैश यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो अभी जो है 5 साल कंप्लीट हो गए हैं डीमोनेटाइजेशन को, जब हमने 500 रुपीज़ के नोट्स और 1000 रुपीज़ के नोट सीज किए थे कि वो लीगल टेंडर नहीं है। तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो डीमोनेटाइजेशन जो है उसका मतलब यही होता है कि जो भी हम लीगल टेंडर किसी भी करेंसी नोट्स को देते हैं उसका लीगल टेंडर ले लेना, मतलब उसको अब लीगली नहीं मानना, तो दैट इज़ कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। ये क्या है, एक ड्रास्टिक इंटरवेंशन है जो कि नेशन की गवर्नमेंट यूज़ करती है किस चीज़ के लिए, जो हमारी करेंसी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए, और हमारी जो इकोनॉमी है उसको फॉर्मलाइज करने के लिए। ऑन 8 नवंबर 2016 अगर बात करें तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ₹500 और 1000 नोट्स का, जो कि अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। तो हमारा जो ये ड्रास्टिक इम्पैक्ट हुआ था कि लेवल ऑफ इमीडिएट लिक्विडिटी एंड कैश इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हुआ हमारी कैश इकोनॉमी का डीमोनेटाइजेशन का पार्ट। तो ये आपको पता है, आई होप इतना ज़्यादा मुझे ब्रीफ में मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब व्हाट इज़ कैश इकोनॉमी एंड व्हाई डू पीपल प्रेफर कैश। तो कैश इकोनॉमी एक टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है और अ पार्ट ऑफ वन, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेन देन है, जो भी हम पैसे देते हैं लेते हैं, वो सब हम कैश में करें रैदर देन कार्ड यूज़ करें, डेबिट कार्ड और जो भी हम ऑनलाइन सिस्टम्स यूज़ करें वो ना यूज़ करके हम कैश से ही चीज़ें लें, कैश ही लोगों को दे। दैट इज़ कॉल्ड कैश इकोनॉमी। द प्रेफरेंस फॉर कैश स्टेम्स फ्रॉम फॉलोइंग रीजन। क्यों हम प्रेफरेंस करते हैं कैश का, मतलब कैश ही देने का। लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन, बिकॉज क्यों लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन है, क्या होता है कि जो सोशली वल्नरेबल सिटीजन्स है, जो पुअर पीपल है, उनके पास ये सिस्टम नहीं होता, फ़ोन का सिस्टम कि कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ये सब वो लोग नहीं यूज़ करते। तो जनरली लो इनकम और पुअर पीपल जो होते हैं, अभी भी आप कहीं ऐसी जगह चले जाए, मतलब जो नॉर्मल मार्केट है, जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो जबलपुर में घंजीपुरा है, तो बहुत सारी जगह जो है अभी भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन के कारण जो है लोग प्रेफर करते हैं कि कैश में वो सिस्टम दे। सिंपल एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ पेमेंट होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि सिंपल होता है, आप जितना देंगे आप ले लेंगे, क्योंकि इतना लोगों को पता होता है। एंश्योरिंग फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, एज इट डजेंट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी, ये किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए ये ईजी होते हैं। और प्राइवेसी जो है लोगों की वो भी प्रोटेक्ट होती है। फास्ट एंड सिक्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है पीपल प्रेफर करते हैं कैश। बट इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, अभी क्या हो रहा है कि लोग का मोबाइल और कंप्यूटर्स ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आइडिया ऑफ कैशलेस सोसाइटी बढ़ रहा है। तो क्या एडवांटेज है हम अगर कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल इकोनॉमी है, वो हमारे पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाती है विथ इन इट। जो भी एक्सक्लूडेड है बैंकिंग सिस्टम से वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लो और पुअर क्लास है, जनधन अकाउंट्स खुले थे, तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग जो पुअर पीपल है वो अपने अकाउंट्स खुलवा रहे थे और वो जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। और जो भी स्कीम्स के लिए हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैश ना ट्रांसफ़र करके हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसमें हम ट्रांसफ़र करें, तो उसमें हेल्प मिलेगी। फिर डिस्करेजिंग ग्रोथ ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, ऑब्वियसली ब्लैक इकोनॉमी। मूविंग टू कैशलेस सोसाइटी जो है ये हमको ट्रांजैक्शन को मोर ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और ट्रेसेबल बनाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह डिफिकल्ट हो जाता है। कर्टेलिंग यूज़ ऑफ काउंटरफीट नोट्स,
printing of counterfeit currency, increasing need from central banks to update security features and create awareness, और lowered cost of printing and transaction. Obviously regular printing जो है करेंसी की सेंट्रल बैंक की, वो डिमांड को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उससे वो जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी. नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रांजिशन फ्रॉम टू अ कैशलेस इकोनॉमी. क्या क्या चैलेंजेस हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कैसे हम ट्रांसफ़र कर पाए. सबसे पहला है लिमिटेड अवेयरनेस. मतलब बहुत सारे जो हमारे इंडिया के पार्ट हैं वो भी अभी तक अनबैंक्ड है, ठीक है, अभी भी अनअवेयर है रिगार्डिंग दिस कैशलेस सोसाइटी. यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इन सब के चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो ये एक चैलेंज है. फिर पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकॉज नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि ओनली 27% जो इंडियन है वो फाइनेंशियली लिटरेट है, बाकी सब लिटरेट नहीं है, इसलिए उनको मूव करना कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बहुत डिफिकल्ट है. लिमिटेशन इन रिलेशन टू सेफ एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी में भी आजकल बहुत फ्रॉड्स देखे जा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. चैलेंज एसोसिएटेड फ्रॉम लाइक क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर वर्चुअल करेंसीज, और लो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ इंडिया. ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस. नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड. विथ कैश एंड नॉन कैश पेमेंट मीन्स हैविंग, उन दोनों के ही खुद के ही एक यूनिक बेनिफिट्स हैं, यूनिक चैलेंजेस हैं, पर प्रोग्रेशन जो है कैश इकोनॉमी से हमको उस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड पेमेंट रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो है हमारे जो कैशलेस सिस्टम है, जो भी हमारा कैशलेस इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्मूथ चल सके, ठीक है, सेफ रहे, फास्ट रहे. ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ऑब्वियसली लिटरेट करके पीपल्स को हम कर सकते हैं. एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करना. इंश्योर करना कि स्टेट और सेंट्रल बैंक जो है पार्टिसिपेट कर पाए, और अडॉप्ट अ ग्लोबल अप्रोच. ठीक है, डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन, इंडिया शुड बी अवेयर अबाउट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड वर्क ऑन बिल्डिंग ऑफ ग्लोबल अप्रोच टू एंश्योर सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन. ओके, सो दिस इज द कैश इकोनॉमी. आई होप आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स कम टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016. तो IBC जो है ये भी मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया है. लेट अस रिवाइज नाउ. तो अभी क्यों ये न्यूज़ में है, तो GN वाजपेयी कमेटी रिपोर्ट ने अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 की रिलीज़ की है. तो आप याद कर लीजिए कि GN वाजपेयी कमेटी किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड. तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रैकिंग आउटकम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो है वॉज कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, मई 2019 में. किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, IBBI ने. तो IBC 2016 की अगर बात करें तो ये क्या है, इंसॉल्वेंसी. सबसे पहले हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी पढ़ लेते हैं. तो इंसॉल्वेंसी मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो है जो भी उन्होंने लेट्स से मैंने एक कंपनी से लोन लिया और मैं उसको पे नहीं कर पा रही हूँ, तो इंसॉल्वेंसी मतलब ये होता है. और बैंक करप्सी मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई भी बैंक जो है डिक्लेयर कर दे कि ये जो है हमारे पेमेंट पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैंक करप्सी, मतलब उसको बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया हो. अब लिक्विडेशन भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपनी जो है पूरी तरह खत्म हो जाती है. लेट्स से मैंने अपनी कंपनी के लिए लोन लिया बट मैं पे नहीं कर पा रही हूँ, तो दैट इज इंसॉल्वेंसी. अगर वो बैंक उसमें लिख गया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिख दिया है, तो दैट इज नोन एज बैंक करप्सी. और जब हम बिल्कुल पूरी तरह ही नहीं पे कर पाएंगे तो हमारी कंपनी जो है हमसे छीन ले जाएगी, दैट इज लिक्विडेशन. द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स, मतलब उनका पैसा, जो भी हमको पैसा दिए हैं, जो भी ऑनर्स हैं, उनका पैसा चुकाने के लिए हमारा जो पैसा है हमारी कंपनी को बेचकर उनको पैसा चुकाया जाएगा. तो दैट इज इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी एंड लिक्विडेशन. ये आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स कम टू IBC 2016. तो IBC 2016 की अगर बात करें, ये हमारे जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उनके रिजोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प करता है. जो भी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, उन सब की. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोड का वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है. पहला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि NCLT है और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है. डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है और NCLT जो है हमारी कंपनीज के लिए है. फिर आते हैं IBBI जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो
की रेगुलेटरी ओवरसाइट परफॉर्म करती है। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ आते हैं। अब की हाईलाइट्स जो है रिपोर्ट की हम पहले वो देख लेते हैं। तो वर्किंग ग्रुप जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाई है डेवलपिंग मैट्रिक्स को डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने कमिटी ने बोला है कि आईबीसी के कुछ आइडेंटिफाइड गोल्स होने चाहिए। पहला है डी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको रिजोल्यूट करना, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप, क्रेडिट को अवेलेबल करना और बैलेंस करना जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उसमें। की सजेशन जो है, की रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है कि जो भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है हमारे उनको सजेस्ट करना कि आईबीसी को सक्सेस बना सके और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। रिलायबल रियल टाइम डेटा हमको प्रोवाइड करना टू एक्सेस द परफॉर्मेंस, मेजर और ट्रैक करना दोनों क्वान्टिफाइबल और नॉन क्वान्टिफाइबल आउटकम्स। नॉन क्वान्टिफाइबल आउटकम्स सच एज बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स में उनको भी एज्यूम करना, उनको भी सोच के मेजर करना, उन सब चीज़ों को लेकर करना। ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या है, वाई ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको रिजोल्यूट कर सके, उनको सॉल्व कर सके। दूसरा किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, कॉर्पोरेट, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। कब तक आप इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, तो अथॉरिटी जो है वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन 180 डेज़ के अंदर डिसाइड करेगी और 90 डेज़ उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है 90 डेज के लिए अवेलेबल होगा फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज़ के लिए। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है, एनसीएलटी जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए है और डीआरटी जो है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। अब अगर बात करें रिजोल्यूशन टाइमलाइन एंड प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले मान लो हमने लोन लिया और हमने पैसे रिपे नहीं किए जितना टाइम दिया था हमें उसमें, तो हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। फिर हम अपॉइंटमेंट करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। फिर मॉरेटोरियम पीरियड बताएंगे, दैट इज़ 330 डेज, जो कि 180 + 90 डेज दैट इज़ एक्सटेंडेड। फिर क्रेडिट कमिटी जो है उसको फॉर्म करेंगे। अब क्रेडिट कमिटी के अगर जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 60% जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो वो जो है कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी प्लान, जो कि हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। ठीक है। अगर उन कंपनीज ने अप्रूव नहीं किया तो हमारी जो कंपनी है उसको बेचना पड़ जाएगा, तो गोस इनटू लिक्विडेशन। ओके, सो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ टाइमलाइन। अब इश्यूज क्या है आईबीसी के साथ 2016 जो बना था, सब पार परफॉर्मेंस, लो रिकवरी रेट। क्या होता है कि जो भी इंसॉल्वेंसी 2016 वाला है कोड है उसमें रिकवरी रेट बहुत कम हुआ है और रिजोल्यूशन प्रोसेस में भी डिलेज हुए हैं। रोल ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के लिए। उनके पास डाउट रहता है, वो पूरी तरह कॉर्पोरेट के प्रोसेस को समझ नहीं पाते, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिस्क्रिशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अगर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो कमर्शियल विजडम जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का वो सुप्रीम होता है। एडिशनली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो भी डिसाइड करते हैं वेदर टू कंटिन्यू विद इंटरिम आरपीस और एज आरपीस टू रिप्लेस द इंटरिम आरपी। तो ये सब चीज़ें जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में होती है, तो उनका डिस्क्रिशन भी होता है। फिर अपील्स अगेंस्ट द एनसीएलटी जजमेंट, तो एनसीएलटी जजमेंट जो है वो लिटिगेट कहाँ होती है, एनसीएलटी में होती है और सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण फर्दर डिले होता है प्रोसेस में। और रिजिडिटी इन रेजोल्यूशन प्लान, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिडर्स जो है टेकिंग डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और एसेट्स में वेल बी फार सुपीरियर टू वन बिडर एक्वायरिंग द एंटायर बिजनेस फ्रॉम सीओसी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इशूज़। अब वे अहेड की बात करें तो एक बार आप ये की फीचर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो मैंने वैसे बता दिया है। वे अहेड की बात करें तो क्रेडिटर्स के राइट को स्ट्रेंथन करना। ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ आरपी, प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेटर ऑफ आरपी दैट फंक्शन लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कोड ऑफ कंडक्ट निकालना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए, तभी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। डिले को कब करना, ठीक है, धीरे धीरे जो भी रिजोल्यूशन बहुत टफ वाले उन्हीं को भेजना सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे मोर कॉम्पिटेंट मेंबर्स इन एनसीएलटी। ठीक है। और मोर फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन प्लान, जो कि अभी 330 डेज है, उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाना। फिर कंक्लूजन की अगर बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिया जो है वो प्रायर टू एनेक्टमेंट ऑफ आईबीसी 2016 वर्क्स फ्रेगमेंटेड एंड इनएफेक्टिव। तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको ज़रूरी है कि वो एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म बनाए जो कि हेल्प कर सके हमको ये सब स्ट्रेस्ड एसेट्स को वो सॉल्व करने में। ओके, सो दिस इज़ द इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल बैंकरप्सी कोड। नाउ लेट्स कम टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले सालों से और अभी तक मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे बी क्वेश्चन आ सकता है, तो लेट्स अस नो अबाउट इट। तो आरबीआई ने अभी रिवाइज्ड
नॉर्म इशू किए हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए कि उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में कैसे फ्रेमवर्क में डाला जाए और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये रिवाइज नॉर्म्स इशू किए हैं। तो पीसीए क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे बैंक जो है जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा लोन देने के लिए चीज़ें नहीं होती, जो भी बैंक एनपीएस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उनको जो है आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाता है। आरबीआई जिसके अंदर आरबीआई जो है उन बैंक्स को वॉच करती है कि उनमें क्या चीज़ें कमी है। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था पीसीए फ्रेमवर्क 2002 में एज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म फॉर बैंक्स दैट बिकम अंडर कैपिटलाइज्ड ड्यू टू पुअर एसेट्स क्वालिटी एंड वल्नरेबल ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रेमवर्क रिव्यू किया गया 2017 में, किसकी रिकमेंडेशन में? जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की कमेटी बनाई और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने उनके बेसिस पे इसको रिव्यू किया गया। अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स अगर बात करें, अभी तक जो रूल्स चल रहे हैं उसमें 12 बैंक्स जो हैं वो हमारे आरबीआई के वॉच के अंदर है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। बेयरिंग वन अगर बात करें, सारे बैंक्स जो है excited the framework over the last 2 years time frame but no uniform policy was applied for their exit। ठीक है, सारी चीज़ें कि आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ सकते हैं सारी चीज़ें, बट वो एग्जिट कैसे होंगे, उसके अंदर उसके बाहर कैसे जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं आइडेंटिफाई की गई है, ना ही कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीए का? ऑब्वियसली जो हमारे बैंक्स हैं, जो भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं उनको उससे निकालना, उन बैंक्स को निकालना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना। तो एनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट एप्रोप्रिएट टाइम, act as a tool for effective market discipline, check the problems of NPS and help alert the regulators as well as investors and depositors, enable curb on high risk lending। ठीक है, तो ये इसके लिए पीसीए वो किए गए। रीसेंट चेंजेस क्या किए गए हैं वो हम देख लेते हैं पहले पीसीए फ्रेमवर्क में, उसके बाद हम की इकोनॉमिक टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो पीसीए एप्लीकेबिलिटी और क्राइटेरिया। अब पीसीए जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है किसके किसके में एप्लीकेबल होगा और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, और क्रैक क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। ओके, सो पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो हर बैंक पे अप्लाई होगा जो हमारे इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक और उनके सब्सिडरीज, उनके ब्रांचेस, सब पे अप्लाई होगा। तो याद कर लीजिएगा, सारे बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक्स। हाउएवर अगर बात करें तो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं लेंडर्स की लिस्ट में, जहां पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। तो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंट्रोड्यूस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो नहीं लगेगा। फिर पैरामीटर्स फॉर पीसी अगर बात करें तो पहले 4 पैरामीटर्स थे, अभी 3 पैरामीटर्स उन्होंने बोला है, कैपिटल, एसेट्स क्वालिटी और लेवरेज। ये 3 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर रखा जाएगा। पहले एक और था, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स, वो अभी इंडिकेटर हटा दिया गया है। ओके, अ बैंक विल बी प्लेस्ड अंडर पीसीए फ्रेमवर्क, किसके बेसिस पे पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे? ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑनगोइंग सुपरवाइजरी असेसमेंट जो कि आरबीआई करती है, उनके बेसिस पे इनको लाया जाएगा। आरबीआई जो है पीसीए किसी भी बैंक पे लगा सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर और इन केस ऑफ सर्कमस्टांसेस सो वारंट। अब एग्जिट फ्रॉम पीसीए एंड विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शन अंडर पीसीए अगर बात करें, इफ नो breaches in risk threshold in any parameters are observed as per 4 continuous quarterly financial statement, तो उनको जो है हटा दिया जाएगा पीसीए फ्रेमवर्क से। तो क्या बोला है कि अगर किसी भी 4 इंडिकेटर्स में से किसी भी पैरामीटर्स में कोई भी रिस्क नहीं दिखा उनको, तो वो हटा देंगे उनको, और बेस्ड ऑन सुपरवाइजरी कंफर्ट के उसमें भी हटाएंगे। अब जो करेक्टिव एक्शंस जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं आफ्टर अ बैंक इज प्लेस्ड अंडर पीसीए, तो कुछ करेक्टिव एक्शन है, जैसे कि मैंडेटरी एक्शंस कौन कौन से हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेमिटेंसेस और प्रॉफिट, प्रमोशन ऑनर्स और पेरेंटिंग to bring in capital, in addition to mandatory action of threshold 1 restriction branch expansion पे भी restrict कर सकते हैं, appropriate restriction on capital expenditure other than for technological upgradation within board approved limits। ठीक है, तो ये सब जो है एक्शन लगाते हैं आरबीआई की। मैंडेटरी क्या होंगे? अब डिस्क्रिशनरी क्या है? पहला है स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, कैपिटल रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, मार्केट रिस्क रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ऑपरेशन एंड बिजनेस रिलेटेड एंड एनी अदर। तो दीज आर डिस्क्रिशनरी एक्शन, पर मैंडेटरी एक्शन आपको याद करने की जरूरत है। ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, रेमिटेंसेस प्रॉफिट पे नहीं दे सकते। ठीक है, एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दीज आर द मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन जो कि आरबीआई लगाती है पीसीए के अंदर आने के लिए। अब कोई भी बैंक अगर पीसीए के अंदर है तो वो बैंक्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और अदर हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक प्रॉफिट पॉइंट है कि पीसीए के अंदर भी रह के बैंक्स जो है इन्वेस्ट
कर सकते हैं G-Secs में। तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंक्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं G-Secs में। ओके, नाउ लेट्स कम टू की इकोनॉमिक टर्म्स एंड डेफिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले एनपीए। तो एनपीए मैंने पिछली बार भी बताया, तो एनपीए क्या होता है, ये एक लोन एडवांटेज होते हैं जब 90 डेज तक आपके लोन लेने के बाद पे ना कर पाओ और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ही ना कर पाओ। अब जो बैंक है वो एनपीए क्लासीफाई किया है तीन चीज़ों में। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब जब एनपीए जो है 12 मंथ से कम तक के लिए हो तो उसको नहीं पे कर पा रहे, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। 12 मंथ के बाद भी नहीं पे कर पा रहे हो तो डाउटफुल एसेट्स। और लॉस एसेट्स मतलब होता है कि अब उसको अनकलेक्टेबल है, मतलब उसको लिख दिया गया है कि अब वो अनकलेक्टेबल है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लॉस एसेट्स। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कितना कैपिटल है अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, कितना आपको रिस्क है उस कैपिटल से रिलेटेड। फिर एसेट्स क्वालिटी की अगर बात करें तो इट एंटेल्स व्हाट पोर्शन ऑफ लोन्स इज अनलाइकली टू पेड बैक, मतलब कितना पोर्शन जो लोन आपने लिया है उतना कितना नहीं पे कर पा रहे हो, रिफ्लेक्टेड इन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो। फिर लेवरेज रेशियो, इट शोज हाउ मच अ लेंडर हैज स्ट्रेच्ड इटसेल्फ इन बोरोइंग फंड्स टू जनरेट इनकम, कितना लेंडर ने फंड बोरो किया है उस इनकम को जनरेट करने के लिए, दैट इज लेवरेज रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो इट मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है डिराइव फ्रॉम नेट इनकम, दैट इज प्रॉफिट से डिराइव करता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ओके, सो दीज आर द की इकोनॉमिक टर्म्स। नाउ लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ पीसीए। तो ये हमको बैंक के रिकैपिटलाइज करने में हेल्प करेगा और कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। लिमिटेड रेगुलेशन जो है आरबीआई लोन और डिस्पर्सल और क्रेडिट जो है वो रेगुलेट कर पाएगी इससे, तो ये बेनिफिट्स है। कंक्लूजन, इससे पहले हम इश्यूज देख लेते हैं। तो लैक ऑफ कैपिटल, तो पीसीए बैंक जो है उनके पास ऑलरेडी लैक ऑफ कैपिटल होता है, बिकॉज तभी वो पीसीए के अंदर आते हैं, और इसके बाद ये सब चीज़ें करना तो वो और एक इशू है। फर्दर डिक्लाइन, पीसीए समटाइम जो है एक्सेलरेट कर देते हैं लॉसेज जो मार्केट शेयर का है, और पोजीशन डिक्लाइन हो जाती है पीएसबीज की, और नॉट मच ऑन गवर्नेंस और रिफॉर्म फ्रंट। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो पीसीए जो है वो पेनिशिया नहीं है, बट वो की इंडिकेटर है हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने का, जो भी बैंक है उनके। तो ये जो है हेल्प करेगा हमको बैंक्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको मैनेजमेंट करने में। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नाउ लेट्स कम टू सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो रिसेंटली अगर बात करें तो फिकी जो है, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, that is business responsibility and sustainability report in driving climate action in India at COP26 ग्लासगो। तो ग्लासगो में जो COP26 मीटिंग हुई है उसके अंदर जो है अभी फिकी ने हमारे एक इवेंट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट का एक रोल दिखाया है। तो अबाउट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो ये है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अबाउट इसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोबल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पुश है मतलब इकोनॉमी की तरफ वो इंक्रीज़ हो रहा है। रेगुलेटर्स जो है वो मैंडेट कर रहे हैं कंपनीज़ को कि वो सस्टेनेबली जो परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट करें ग्लोबली। इंडियाज़ वर्जन जो है सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस का और ईएसजी डिस्क्लोजर और बीआरएसआर जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था इन मई 2021। जो भी हमारी लिस्टेड कंपनीज है वो अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स दोनों को डिस्क्लोज करें, मैंडेटली डिस्क्लोज करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारा इकोनॉमी के लिए हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं, बट हमारे एनवायरमेंट की तरफ हम कुछ भी नहीं करते, जिसके कारण जो है वो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर दोनों करने हैं। अब व्हाट आर BRSR एंड इट्स प्रिंसिपल। तो BRSR इंक्लूड्स मैंडेटरी, दैट इज एसेंशियल, और लीडरशिप, दैट इज वॉलेंट्री डिस्क्लोजर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस अंडर सेबी रेगुलेशन 2015। ठीक है, तो मैंडेटरी आपको और वॉलेंट्री डिस्क्लोज करना है जो भी एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के लिए आप करते हो। प्रेजेंटली अगर बात करें, इट इज़ रिपोर्टेड वॉलेंट्री बाय फ्यू कंपनीज। प्रेजेंटली ये बहुत फ्यू कंपनीज अभी रिपोर्ट करती हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो इंडिगो जो थी वो पहली इंडियन कैरियर है जिसने अपना सस्टेनेबल एविएशन के लिए एफर्ट्स किए थे। अब ये जो BRSR है वो सेग्रेट हुआ है 3 सेक्शंस में, दैट इज जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर एंड प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर विद इन 9 प्रिंसिपल्स। ये मेजर करता है जो भी कंपनीज का इम्पैक्ट है ऑन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पीपल और उनके की इंडिकेटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करता है और सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हमको
ले जाता है। ओके, सो दिस इज BRSR। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, तो सबसे पहले एनवायरमेंट की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर यूसेस, क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन एट्सेट्रा। सोशल की बात करें तो CEO पे रेशियो, जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर पे रेशियो, ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ ह्यूमन राइट्स। और कॉरपोरेट और गवर्नेंस की अगर बात करें तो बोर्ड डाइवर्सिटी, बोर्ड डिपेंडेंस, एथिक्स एंड एंटी करप्शन, डेटा प्राइवेसी एंड डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। अब 9 प्रिंसिपल्स हैं BRSR के। तो सबसे पहले पहला प्रिंसिपल क्या है कि बिजनेस जो है इस तरह कंडक्ट करना चाहिए और इस तरह गवर्न करना चाहिए कि वो खुद ही इंटेग्रिटी और एथिकल वे में परफॉर्म कर पाए। बिजनेस को एक गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए और सर्विसेज इन अ मैनर कि वो सस्टेनेबल हो और सेफ हो। बिजनेस शुड रिफ्लेक्ट एंड प्रमोट द वेलबिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज़ का वेलबिंग उनको प्रमोट करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट इंटरेस्ट एंड बी रिस्पॉन्सिव, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वो रिस्पेक्ट करने चाहिए और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने चाहिए। वो रिस्पेक्ट और एफर्ट्स लाने चाहिए हमारे एनवायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए। बिजनेस व्हेन इंगेजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ मैनर दैट इज रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। बिजनेस शुड प्रमोट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट and should engage with provide value to their consumers in responsive manner. Okay, so these are the 9 principles of BRSR. Now let's come to what is the need of for business responsibility and sustainability practices. तो इसका need क्या है, क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहला है कि business resilience through corporate adaptation and mitigation effort against climate change impact हमको ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जाने में, जो कि इंडिया को टारगेट है नेट ज़ीरो एम्बिशन दैट इज़ 2070 को मीट करने में। लॉन्ग टर्म वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे सारे स्टेक होल्डर्स, जो भी स्पेशली हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हम फ्यूचर रिस्क के बारे में देखते हैं उनके लिए। इंक्रीज करेंगे एक्सेस टू कैपिटल बाय ओपनिंग ऑफ राइजिंग कैपिटल ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल फंड। इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हेल्प करेंगे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसमें हेल्प करेंगे। अब मेजर ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है जो कि सस्टेनेबिलिटी से है रिलेटेड, तो GRI स्टैंडर्ड दैट इज़ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सस्टेनेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन है, उन्होंने दिया था, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ISO 26000 स्टैंडर्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड एंड ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबल इनिशिएटिव है, यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, सो दीज आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। नाउ लेट्स कम टू द चैलेंजेस कि हमको अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क, क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मल्टीप्लिसिस सेक्टर्स बहुत ज़्यादा है और उनके स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग हैं, तो कोई भी वन साइज रूल फिट नहीं होता किसी भी मतलब सारी कंपनीज पे। कंप्लाइंस रिस्क इन नियर फ्यूचर अगर बात करें तो कंप्लाइंस टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विल बी चैलेंज, क्योंकि कॉस्ट रिस्क होता है, टेक्नोलॉजी और ये सब भी रिस्क होते हैं। लैक ऑफ बेंचमार्क, विथ लैक ऑफ बेंचमार्क और परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है तो कंपनीज और स्टेक होल्डर जो है स्ट्रगल करेंगे कि उनको क्या डिस्क्लोज करना है क्या नहीं करना है। ग्रीन वॉशिंग, अ प्रैक्टिस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और एंटिटीज टेकिंग अ पाथ दैट सीमिंगली प्रमोट्स ESG बट द रिजल्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट द सेम। ठीक है, वो ESG की तरफ प्रमोट तो कर रहे हैं पर रिजल्ट उनका ये नहीं दिखा रहा है। लीडरशिप इशूज, रीसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है जैसे कि लैप्सेस एट येस बैंक ILFS हाईलाइट दैट इशू ऑफ लीडरशिप एंड फोकस ऑन नैरो इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ एंड शेयर होल्डर्स ओनली। लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी बिकॉज बहुत ज़्यादा तो बिहेवियरल चेंज हम पता नहीं लगा सकते। सो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो हमारे हाईलाइट क्या है कि इंपॉर्टेंस पूरी तरह एनवायरमेंट और प्लानट और पीपल की तरफ कि हम कैसे अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाएं। तो उसके लिए स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है हम उसको सर्व कर पाए। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सारे डेटा से रिलेटेड। कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स का, रिसर्च में प्रमोट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मलाइज करना पड़ेगा इकोनॉमी, अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगा एंड सस्टेनेबल पार्ट ऑफ विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है कंपनीज के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द बिजनेस स्टैंडर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कैसे बढ़ाएंगे, तो कंपनीज जो हैं प्रॉफिट जनरेट करेंगी और फिर इंटरनेशनल जो भी
अदर कमोडिटीज़ हैं वो फीस जनरेट करेंगे, कंट्रीज और स्टेट इक्विटेबल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सिविल सोसाइटी का पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आई थिंक इकोनॉमी का पहला पार्ट। आई विल कंटिन्यू दिस विथ मिनरल एंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ये सेकंड पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।